यूनिक नॉलेज सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम केवीएस एग्ज़ाम से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े हुए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन में मुख्य रूप से कौन से शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं? जब शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन होता है तो उसके लिए मुख्य शब्द जो होते हैं वो कौन कौन से प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका प्रबंधन, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रशासन, तीसरा ऑप्शन है आपका नेतृत्व और फोर्थ ऑप्शन है आपका ये सभी। तो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से संबंधित ये तीनों ही वर्ड जो आपके हैं, प्रबंधन हो, प्रशासन हो और नेतृत्व हो, इनका उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका किस में शिक्षा से जुड़े हुए भौतिक एवं मानवीय सभी प्रकार के घटक आ जाते हैं? किसमें, यानी इन चारों ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी चीज है जिसमें शिक्षा से जुड़े भौतिक एवं मानवीय सभी प्रकार के घटक आ जाते हैं? पहला ऑप्शन है आपका आर्थिक प्रबंधन में, दूसरा आपका सामाजिक प्रबंधन में, तीसरा है आपका राजनीतिक प्रबंधन में और फोर्थ है आपका शैक्षिक प्रबंधन में। तो देखिए, भौतिक एवं मानवीय सभी प्रकार के जो घटक आपके आएंगे वह आएंगे आपके किसमें, शैक्षिक प्रबंधन में। तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर जो हमारा है ये सही होगा, शैक्षिक प्रबंधन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, शैक्षिक प्रबंधन में किसकी प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण माना गया है? योजना, बी ऑप्शन है निर्देशन, तीसरा ऑप्शन है आपका समन्वय या फिर ये सभी। यानी शैक्षिक प्रबंधन में किसकी प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण माना गया है? योजना की, निर्देशन की, समन्वय की या ये सभी। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि जो आपका शैक्षिक प्रबंधन में इन सभी प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण माना जाता है, चाहे वो योजना हो, चाहे वो निर्देशन हो या फिर वो कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका निम्नलिखित में से शैक्षिक प्रबंध के सिद्धांत कौन से हैं? शैक्षिक प्रबंध के सिद्धांत कौन से हैं? पहला है आपका कार्य का विभाजन सिद्धांत, दूसरा है अधिकार तथा उत्तरदायित्व का सिद्धांत, या फिर सी है आपका नियोजन करना, या डी ऑप्शन है आपका ये सभी। तो शैक्षिक प्रबंध जो होता है उसमें आपका कार्य का विभाजन भी किया जाता है, अधिकार और उत्तरदायित्व भी सौंपे जाते हैं और उनका नियोजन भी किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, शैक्षिक प्रबंध के सिद्धांत में किस सिद्धांत को विशिष्टीकरण का सिद्धांत या श्रम विभाजन के नाम से भी जाना जाता है? यानी वो कौन सा सिद्धांत है जिसको विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं या उसको श्रम विभाजन के नाम से भी जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका नियोजन का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत, तीसरा है कार्य का विभाजन या फिर आपका फोर्थ है व्यवस्था का सिद्धांत। तो जो आपका कार्य का विभाजन सिद्धांत जो है उसे हम विशिष्टीकरण का सिद्धांत या श्रम विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हर कार्य को आपस में बांट दिया जाता है, यानी कार्य का क्या कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फिफ्थ जो आपका सी है वह सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, शैक्षिक प्रबंध के किस सिद्धांत में यह बताया गया है कि प्रबंधक को, शैक्षिक प्रबंध के किस सिद्धांत में बताया गया है कि प्रबंधक को अपने कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के साथ समानता एवं निष्पक्षता से व्यवहार करना चाहिए? यानी वो कौन सा सिद्धांत है जो बताता है कि जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं या प्रबंधक जो लोग होते हैं वे अपने यहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनके साथ समानता एवं निष्पक्षता का व्यवहार करें? तो समानता के व्यवहार का सिद्धांत बताता है या केंद्रीकरण का सिद्धांत बताता है? ऑप्शन नंबर सी व्यवस्था का सिद्धांत है या फिर ऑप्शन नंबर डी है नियोजन का सिद्धांत। तो ये आपका सिद्धांत होगा सबसे पहला ऑप्शन ए, समानता के व्यवहार का सिद्धांत, यानी प्रबंधक जो होंगे वह सभी कर्मचारियों के साथ समानता एवं निष्पक्षता का व्यवहार करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से शैक्षिक प्रबंधन के कार्य कौन कौन से हैं या कौन कौन सा है? संगठन, नियुक्त करना, नवाचार या ये सभी? तो देखिए शैक्षिक प्रबंधन के ये सभी कार्य होते हैं, चाहे वो संगठन आपका कहें उसको, या फिर आपका वो नियुक्त करना हो, पदों पर जो नियुक्ति होती है, या कुछ नया करने की कोशिश, नवाचार हो। और इसका ऑप्शन नंबर डी आपका इसके साथ भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ठीक है, कौन कौन से कार्य होते हैं? तो आपका नियुक्त करना भी होता है, संगठन भी होता है, और नवाचार जो नई नई चीज़ें की जाती हैं वो भी इसी के कार्य, प्रबंधन के कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th, प्रत्येक संस्था की स्थापना के पीछे कुछ उद्देश्य निर्धारित होते हैं। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति एवं नियोजन के सफल क्रियान्वयन हेतु किसकी आवश्यकता होती है? यानी कि जब किसी संस्था को स्थापना की जाती है तो उसके लिए कुछ उद्देश्य निर्धारित होते हैं, और उसमें उसके पूर्व जो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति जब करनी होती है, नियोजन के सफल क्रियान्वयन हेतु, तो इसमें किसकी आवश्यकता होती है? क्या निर्देशन की आवश्यकता होती है, संगठन की आवश्यकता होती है, समन्वय की आवश्यकता होती है, या फिर मूल्यांकन की आवश्यकता होती है? तो किसी भी जो संस्था है उसकी स्थापना की गई है, उसके जो आपने उद्देश्य जो स्थापित किए हैं या निर्धारित किए हैं, अगर उनको सफलतापूर्वक क्रियान्वयन और करना है, तो उसके लिए आपको एक संगठन की आवश्यकता होगी, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, संस्था की प्रगति उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की योग्यता, अनुभव एवं उनके कौशल पर निर्भर करती है। यह कार्य का किस शैक्षिक प्रबंध कार्य के अंतर्गत आता है? संस्था की जो प्रगति होती है उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनकी योग्यता, अनुभव और उनके जो कौशल होते हैं उन पर निर्भर करती है। तो इस यह आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यह जो कार्य है यह किस शैक्षिक प्रबंध कार्य के अंतर्गत आता है? नियुक्ति करना के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है आपका, समन्वय के अंतर्गत आएगा, या संगठन के अंतर्गत आएगा, या फिर ये निर्देशन के अंतर्गत आएगा? तो इसमें जो आपकी संस्था है उसमें जो कर्मचारी हैं, जो योग्यता है, अनुभव है और जो कौशल हैं, यह जो सभी कार्य आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? आपके निर्देशन के। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, शैक्षिक प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत किसी भी संस्थान अथवा उपक्रम के विभिन्न कार्यों के बीच एकता स्थापित करना तथा विभिन्न प्रयासों के बीच नियमित व्यवस्था स्थापित करना, बनाए रखना क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहा जाता है, या फिर वो नवाचार कहा जाता है, या फिर वो समन्वय कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए क्वेश्चन को समझिए कि शैक्षिक प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत किसी भी संस्थान या उपक्रम में विभिन्न कार्यों के बीच एकता और विभिन्न जो प्रयास हैं उनके बीच व्यवस्था बनाए रखना क्या कहलाता है? आपका समन्वयन, कोऑर्डिनेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, यानी समन्वयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शैक्षिक प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत प्रबंधक विकास के लिए अपनी उपक्रम के अंतर्गत नवीन ढंग से उत्पादन का प्रायोगिक प्रयास करता है, जिससे कम लागत में अधिक मात्रात्मक तथा गुणात्मक वस्तु का उत्पादन हो सके? यानी शैक्षिक प्रबंध की कोई कार्य है उसमें प्रबंधक जो है विकास के लिए कोई उपक्रम के नवीन ढंग से कोई कार्य करने का प्रयास करता है, उसमें भी क्या है कि जिससे कम लागत लगे और अधिक मात्रात्मक और एक गुणात्मक वस्तु का उत्पादन हो सके। तो उसमें नवाचार है, मूल्यांकन है, या समन्वय है, या इसमें से कोई नहीं? तो इसके लिए जरूर आपको इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नवाचार। यानी कुछ नया ऐसा करना जिससे कि आपका जो भी आपकी लागत है वो कम लगे और मात्रात्मक और गुणात्मक आपका जो वस्तु है, या हम शैक्षिक रूप से बात कर रहे हैं तो बच्चों में या स्कूल की जो संस्था है, संस्था के रूप में उसका बढ़ोतरी हो, संस्था में बढ़ोतरी हो। तो इसके लिए हमें समय समय पर क्या करते रहना चाहिए? नवाचार करते रहने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन से शैक्षिक प्रबंध के महत्व हैं? यानी इनमें से कौन सा शैक्षिक प्रबंध का महत्व है? शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं जो आपके शैक्षिक प्रबंध होते हैं, या फिर शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में भी सहायक होते हैं, विभिन्न कारकों के समन्वय में भी सहायक होते हैं, या ये सभी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा,
कि जो आपके शैक्षिक प्रबंध के महत्व हैं उसमें शिक्षा के जो निर्धारित उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति में भी सहायक होते हैं। शैक्षिक समस्याओं का जो समाधान किया जाता है वो भी उसको करने में भी सहायक होते हैं, और विभिन्न जो कारक होते हैं उनका समन्वयन भी ये करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रबंधन के माध्यम से ही अव्यवस्थित साधनों को व्यवस्थित किया जा सकता है, कमजोर कड़ियों को मजबूत बनाया जा सकता है तथा नवीन तकनीकी एवं विधियों के माध्यम से उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। इन सभी कारणों से शैक्षिक प्रबंधन में क्या बढ़ता जा रहा है, यानी प्रबंधन के माध्यम से जो चीजें अव्यवस्थित होती हैं उनको व्यवस्थित किया जा सकता है, कमजोर कड़ी जो होती हैं उनको हम मजबूत बना सकते हैं, नवीन तकनीकों के माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। तो ये जो सभी कारण हैं वो शैक्षिक प्रबंधन में से क्या बढ़ता जा रहा है, महत्व बढ़ता जा रहा है इनका, या फिर सामाजिक गतिविधियां बढ़ रही हैं इनसे, या शैक्षणिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, या आर्थिक समानता बढ़ रही है। तो ये देखिए जो शैक्षिक प्रबंध में वो बढ़ता जा रहा है आपका इनका महत्व। किसी चीज को जब आप कहेंगे कि जैसे ये आपका शैक्षिक प्रबंध, अब किसी भी चीज को अव्यवस्थित चीज है और हम उसको साधनों के माध्यम से क्या कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। कुछ चीजें हमारी कमजोर हैं या उनसे हमारा काम खराब होने की आशंका है, हम उन चीजों को कैसे मजबूत बनाएं, ये भी आपका शैक्षिक प्रबंध के अंतर्गत ही किया जाता है, और इससे वो चीजें क्या बन जाती हैं, महत्वपूर्ण बन जाती हैं। और इसके अलावा तीसरा जो दे रखा है कि नवीन तकनीकी एवं विधियों के माध्यम से उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। तो इससे पर शैक्षिक प्रबंध में क्या बढ़ता जा रहता है, तो शैक्षिक प्रबंध में इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस क्रिया द्वारा प्राप्त की जा सकती है, कुशल नेतृत्व से प्राप्त की जा सकती है, या फिर कुशल क्षमता से, या कुशल प्रबंधन से, या फिर आपका कुशल कार्यकर्ता कर्मचारी से। तो शिक्षा के जो निर्धारित उद्देश्य हैं उनकी जो प्राप्ति होगी वह कुशल प्रबंधन के द्वारा प्राप्ति होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, शैक्षिक प्रबंधन एक मानवीय क्रिया है, किसी न किसी रूप में प्रबंध सभी क्रियाएं मानव व्यवहार से ही संबंधित होती हैं। यानी जो शैक्षिक प्रबंध है वो एक मानवीय क्रिया है, और किसी न किसी रूप में ये सभी जो क्रियाएं हैं वो मानव व्यवहार से ही क्या होती हैं, संबंधित होती हैं। तो कुशल प्रबंधक निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका चयन करता है, संस्था का चयन करता है, या फिर विद्यालय का चयन करता है, या योग्य व्यक्ति का चयन करता है, या इन सभी का चयन करता है। ये कुशल प्रबंधक जो प्रबंधक है वह अपने विद्यालय के जो भी निर्धारित उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए, यानी उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इनमें से किसका चयन करेगा, कुशल प्रबंधक किसका हुआ, विद्यालय का हुआ या किसी संस्था का होगा, तो किसका चयन करेगा, विद्यालय का संस्था का तो करेगा नहीं, तो वो किसका करेगा, आपका वो करेगा किसी योग्य व्यक्ति का। किसका चयन करेगा, वो योग्य व्यक्ति का, जो उसकी संस्था या विद्यालय को जो उसके निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्राप्ति कराने में सहयोग प्रदान कर सके। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा के क्षेत्र में अव्यवस्था एवं अपव्यय को रोकने हेतु शैक्षिक क्रियाओं में किसका होना आवश्यक बताया गया है। यानी जो शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यवस्था हो जाती है या फिर जो अधिक खर्च हो जाता है यानी अपव्यय हो जाता है, उसको रोकने के लिए शैक्षिक क्रियाओं में किसका होना आवश्यक है, संगठन का होना आवश्यक है, या फिर आपका संस्थान का होना आवश्यक है, या समन्वय का, या फिर प्रबंधन का। तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अव्यवस्थाएं हैं या जो भी अधिक खर्चे हो रहे हैं या कम खर्च हो रहे हैं, अपव्यय आप समझ सकते हैं, तो इसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय की आवश्यकता होती है कि सभी चीज़ों पर निगरानी की जा सके, और निगरानी के माध्यम से ये पता लगाया जा सके कि कहाँ पर क्या दिक्कत चल रही है और उससे क्या हमें लाभ या हानि हो रही है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका, किसके अंतर्गत एक ऐसे शैक्षिक व्यवस्था का प्रबंध करना जो उचित वातावरण में सीखने की कला समाहित होती है वो क्या कहलाती है, संस्थानिक निर्माण कहलाता है, या फिर वो वातावरण कहलाती है, या परिस्थिति कहलाती है, या फिर वो संस्कृति। देखिए ऐसे शैक्षिक व्यवस्था का प्रबंध करना
तो शैक्षिक व्यवस्था का प्रबंध कहाँ पर किया जाएगा? किसी संस्था में किया जाएगा, किसी विद्यालय में किया जाएगा, और वहाँ पर क्या है, जो उचित वातावरण एवं सीखने की कला वहाँ पर समाहित होती है, वो क्या होता है आपका, वो क्या कहलाती है, वो संस्थानिक निर्माण कहलाता है। क्या कहलाता है वो? संस्थानिक निर्माण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 18 क्वेश्चन है आपका, विद्यालय एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। आगे, तथा इस प्रणाली में शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक के मध्य क्या होने चाहिए? तो परस्पर व्यवहार होना चाहिए उनके बीच में, या आपसी सहयोग होना चाहिए, आर्थिक समावेश होना चाहिए, या सामाजिक आयाम होना चाहिए। तो देखिए, एक विद्यालय जो है वो सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रणाली है, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वह शिक्षक और जो प्रधानाध्यापक हैं उनके बीच परस्पर व्यवहार होना जरूरी होता है। ठीक है, तो जब तक इन दोनों के बीच में व्यवहार नहीं होगा, तब तक विद्यालय का एक उन्मुखी विकास जो है वह नहीं हो पाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। प्रसिद्ध शिक्षाविद रेनेटो टागोरी ने विद्यालय में उचित संस्था का निर्माण को कितने आयामों में बताया है? जिसमें उन्होंने कहा कि विद्यालय में संपूर्ण वातावरण की रचना पारिस्थितिकी वातावरण, सामाजिकता एवं संस्कृति से होती है। तो उन्होंने उचित संस्था के निर्माण को कितने आयाम बताए हैं, जिससे क्या होता है कि जो विद्यालय का संपूर्ण वातावरण की रचना होती है उसमें पारिस्थितिकी वातावरण, सामाजिकता एवं संस्कृति से होती है। तो उन्होंने बताए हैं आपके 4 आयाम बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसके जो है वो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जो आपके प्रसिद्ध रेनेटो टाइगरी जो हैं उन्होंने आपके उचित संस्था निर्माण के कितने आयाम बताए हैं? वो बताए हैं इन्होंने 4। अब देखिए, इनमें से ये देखिए, जो 4 आयाम बताए हैं उन्हीं से संबंधित आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेनेटो टाइगुरी द्वारा प्रतिपादित संस्था निर्माण के आयाम में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम है? ठीक है, तो पहला है पारिस्थितिकी वातावरण, सामाजिकता, या संस्कृति, या ये सभी। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा कि जो उनके द्वारा जो रेनेटो द्वारा जो बताए गए आयाम हैं वह ये सभी हैं। पारिस्थितिकी एवं वातावरण भी है, सामाजिकता भी है, और संस्कृति भी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन इंपोर्टेंट करेंगे जो आपके केवीएस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।